नमस्कार दोस्तों। इलेक्शंस हो चुके हैं और तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा से प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली है। मेरी ओर से सभी को हार्दिक बधाई। अब मेरी ये बधाई काफी लोगों को बहुत चुभ रही होगी। क्यों? अरे, भगवा कपड़े पहने हैं, इनके तो कलर से ही पता चलता है कि ये किसके पक्ष में है। देखिए, अब हमने कलर में भी पक्षपात करना शुरू कर दिया है। कितनी कमाल की बात है, हम कितनी आसानी से ये सब कुछ कर लेते हैं। पर यहाँ एक बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इस बार बीजेपी इतनी ज्यादा सीटों से नहीं जीती। शायद प्रधानमंत्री मोदी का ऑरा थोड़ा कम हो गया है। अगर इस बात को माने कि हाँ, ऑरा थोड़ा कम हो गया है, तो बिल्कुल हम यहाँ यही कहना चाहेंगे कि क्योंकि एक्सपेक्टेशंस यहाँ की थी, तो यहाँ भी होता है तो लगता है कि डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस ही इतनी होंगी तो इतना भी हो जाए तो लगता है वाह, बहुत हुआ। यही हुआ है दूसरी पार्टीज के साथ। एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जब हो गया तो वाह वाह ही होगी। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि पिछले 3 इलेक्शन को मिला के जो सीट्स आई हैं वो अकेले अकेले बीजेपी के पास आई हैं इस बार। तो यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा। पर यहाँ मेरा एक और सवाल भी है आपसे, और वो क्या सवाल है? कमाल की बात तो ये है कि इस बार किसी ने भी ईवीएम मशीन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया। इस बार ईवीएम में कोई हैकिंग, कोई गड़बड़ी नहीं थी। मुझे लगता है कि शायद गड़बड़ी थी, इसीलिए 100 सीटें भी आ गई, है ना। लेकिन इस बार किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सीट्स जो मिल गई थी। पिछली बार उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हमारा वर्चस्व इतना खत्म हो चुका है कि इतनी भी सीट्स नहीं मिलेगी। लेकिन इस बार क्योंकि उनकी सीट्स आई हैं, इसलिए ईवीएम को कोई दोष नहीं दे रहा। लेकिन वो सीट्स भी कैसी आई हैं, किस बेसिस पे आई हैं? हमेशा से हमारे शास्त्रों में, हमेशा से हमने कहा है, हमारे पूर्वजों ने कहा है, सबने कहा है कि किसी भी चीज का बेस जो है, जड़ जो है, जिससे हम शुरुआत करें, वो झूठ नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सीटों का बेस ही झूठ है। जब पर्चे थमाए जा रहे थे 1-1 लाख रुपए के कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए और आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, और हम सभी जानते हैं कि अगले दिन वो सभी लोग वहां 1 लाख रुपए लेने भी पहुंचे और उनको वहां से भगा दिया गया। क्या ये एक गरीब इंसान का मजाक उड़ाना नहीं है? क्या ये उसको बहलाना फुसलाना नहीं है? क्या ये उसका फायदा उठाना नहीं है? और अगर ये करके भी आप सिर्फ 100 सीट ला रहे हैं, तो आप सोच लीजिए आप कहाँ खड़े हैं। इनफैक्ट मैं तो यहाँ ये कहूंगी कि आप और कितना नीचे जा रहे हैं। आप सभी ने जब एग्जाम दिया होगा, अक्सर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब भी टीचर आपसे पेपर लेने आते हैं तो आपको सारे सवालों के जवाब बस तभी नजर आते हैं कि अरे, अगर मुझे 10 मिनट मिल जाते तो मैं बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता। यही हो रहा है। पिछले 10 सालों में ऐसा ही हुआ है कि अगर हमारी सरकार होती तो ये कर देते, अगर हमारी सरकार होती तो ऐसा ना होता, अगर हमारी सरकार होती तो वैसा ना होता। तो पिछले 50-60 साल से आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं किया आपने वो सारा काम जो आप इस सरकार में करना चाहते हैं? वो आप अपनी सरकार में क्यों नहीं किया? क्यों आप इतने तड़प रहे हैं? और अगर ठीक है, मानते हैं कि किसी किसी और की सरकार है, आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो अगर आप रूलिंग पार्टी में नहीं है तो कम से कम एक अच्छे ऑपोजिशन तो बनकर दिखाइए। आप एक अच्छे ऑपोजिशन भी नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ ये गिना रहे हैं कि उन्होंने क्या नहीं किया। आप ये नहीं बता रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, हमारी पार्टी क्या कर सकती है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। इसकी तो कहीं कहीं पे भी दूर दूर तक कोई बात ही नहीं हो रही है। सिर्फ उनकी कमियों को गिनाया जा रहा है। हमें उनकी कमियां नहीं जाननी है। ठीक है, 50 लोग हमें और बता रहे हैं, हमें आप ये बताइए कि आपने हमारे लिए क्या किया। कौन सी पार्टी है जो आके खुल के बोलेगी कि हमने आपके लिए ये किया? ठीक है, मानते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई दूध का धुला नहीं है, सब में खामियां हैं, सब में बुराइयां हैं। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो जनता को नहीं खा रही है। पर यहाँ सवाल अभी एक और भी है। आप सिर्फ अभी ये बात कर रहे हैं कि अगर ये सरकार आ गई तो पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को खतरा है, कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है, डेमोक्रेसी ही खत्म हो जाएगी और डिक्टेटरशिप है, मोदी की डिक्टेटरशिप है, मोदी डिक्टेटर है। तो ये डिक्टेटरशिप तब नहीं थी जब इमरजेंसी लगी थी। ये डिक्टेटरशिप आपको तब नहीं याद आई जब हमारे अभी फिनेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह जी, जब उनकी माता का निधन हुआ था, तब उनको वहां तक जाने नहीं दिया था। 27 दिन तक उनकी माता हॉस्पिटलाइज थी, उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको इतनी भी छुट्टी नहीं दी गई कि वो अपनी माता का संस्कार कर पाए। तो क्या वो डिक्टेटरशिप नहीं थी?
और अगर वाकई ही हमारे प्रधानमंत्री डिक्टेटर होते तो ये जितनी वीडियोस बन रही हैं, जितने लोग उछल उछल कर बोल रहे हैं, इनकी जबान नहीं खुलती। उसको कहते हैं डिक्टेटर। आप सभी का सुनने के बावजूद भी अगर वो इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहा है, यहाँ पर आपके अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अभी भी आप डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं एंड यू हैव गॉट द राइट टू स्पीक, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू स्पीक। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका अस्तित्व नहीं होता। तो प्लीज इस बात को लोगों के माइंड में भरना बंद कर दीजिए कि डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। अगर डेमोक्रेसी खत्म होनी होती तो आज ये सारे लोग जो बोलते हैं ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कांग्रेस की सरकार आने दो, इसकी सरकार आने दो, उसकी सरकार आने दो, ये करेंगे वो करेंगे, तो इनका मुंह भी नहीं खुलता। चलिए ठीक है, माना नहीं देते हैं हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट, नहीं हम उनको चुनेंगे इस बार, लेकिन आप हमें एक नेता ऐसा बता दीजिए जो उनके सामने टिक पाए, जो उनके सामने खड़ा भी हो पाए। क्या आपने देखा था हमारे प्रधानमंत्रियों का स्टेटस, हमारे देश का स्टेटस, जब हमारा अपने आप को हमारा देश बाहर रिप्रेजेंट करता था? क्या आप वो डिफरेंस नहीं देख रहे हैं? क्या आपको नहीं समझ में आता कि इस तरह इस समय जो पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का जो हाल चल रहा है, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर होना बहुत जरूरी है। किसी भी कॉर्पोरेट में, किसी भी स्कूल में, ऑफिस में, घर में, अगर आपका लीडर, अगर आपका नेता जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो कोई भी आके घुसपैठ कर सकता है, कोई भी आपके देश को तोड़ मरोड़ सकता है। आपको इतनी छोटी सी बात अभी समझ में नहीं आ रही है कि थोड़ी सी महंगाई होगी, थोड़ा सा ये हो गया, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, ये सारी चीजें छोटी हैं। क्यों? क्योंकि अगर देश ही नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे। इस सब के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास एक ऐसा नेता हो जो हमारे देश को वहां ले जाए, इतना विकसित करे और इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करे कि किसी की आंख उठाने की हिम्मत भी ना हो। वो है हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी। हम तैयार हैं किसी और को वोट देने के लिए, अगर उनकी टक्कर का आप हमारे सामने कोई खड़ा कर दें, लेकिन लाकर तो दिखाइए, बताइए किस में है दम। हमारे चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के हैं वो कहते हैं मैं ये काम नहीं कर पाया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं कर दी, ये नहीं कर पाया क्योंकि। ऐसा तो हम अपने ऑफिस में भी नहीं करते हैं कि अपनी बातों को दूसरों पे बोलें। आखिरी सवाल मैं किसी सरकार से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी नेता से नहीं पूछना चाहती। ये सवाल है मेरा खुद से, ये सवाल है मेरे जैसी बाकी पूरी हिंदुस्तान की जनता से कि कब तक हम ये देखते रहेंगे कि कौन सी सरकार चुनने में हमारा फायदा है, कौन सी सरकार चुनेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी, कौन सी सरकार चुनेंगे तो हमारा फायदा होगा या हमारे को बेनिफिट्स मिलेंगे। कब तक हम ये चुनेंगे? जाति के नाम पर कब तक हम ये चुनेंगे? कब तक हम ये करेंगे? कब हम ये सारी चीजें छोड़कर एक ऐसे नेता को चुनेंगे जिसके लिए हमें पता है कि बाकी कुछ और हो या ना हो, ये नेता हमारे देश के लिए अच्छा है, ये सरकार हमारे देश के लिए अच्छी है। कब हम वोट देते समय ये देखना बंद कर देंगे कि मेरा क्या फायदा है, कि अब अगर ये सरकार बनेगी तो ये देश से मुझे क्या फायदा होगा। हम कब ये सोचेंगे कि देश ने मेरे लिए क्या किया ये मुझे नहीं जानना है, पर मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब ये थिंकिंग आएगी तभी हम अपना सही नेता चुन पाएंगे। और दोबारा मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हमारा देश बिल्कुल सही हाथों में है। हमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम बिल्कुल सही हाथों में हैं। बागडोर बिल्कुल सही हाथों में है। छोटी छोटी घरेलू बातों को लेके हम बड़ी इंटरनेशनल चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने देश का वो वर्चस्व बनाए रखना। जब हिंदुस्तान वर्ल्ड कप खेलता है, जब हिंदुस्तान के सोल्जर्स सरहद पर लड़ते हैं, जब हिंदुस्तान के उन शहीदों की स्टोरीज या फिल्म्स हम देखते हैं, तब हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब हम याद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। हम सब एकजुट होते हैं क्योंकि हम एक देश हैं, हम वो चीज फील कर पा रहे हैं। पर हम क्यों तुरंत देखने के बाद ये भूल जाते हैं कि कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, इसलिए ताकि हम आज यहाँ वोट कर सकें। और आज हम अगर इसलिए वोट करेंगे क्योंकि मैं हिंदू हूं, तुम मुसलमान हो, या जाति के नाम पर वोट करेंगे, या सिर्फ इसलिए वोट करेंगे कि मेरे घर में कैसे चूल्हा सस्ते में जलेगा, तो क्या वो गलत नहीं होगा? अगर वो लोग भी यही सोचते तो क्या हम आजाद होते? कभी आजाद नहीं होते। तो इसलिए अपने देश के बारे में पहले सोचें, फिर परिवार और फिर खुद के बारे में सोचेंगे। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।